राधे राधे। आपके हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लास से की सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सेट नंबर 10। दोस्तों सेट नंबर 10, इससे पहले आपने 9 सेट आपने लगा लिए। मैथ की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपर सीरीज के नाम से आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें जो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप टॉप बनने की आप आशा आप कर सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चन है यही आपके पेपरों में जरूर आएंगे। दोस्तों आज आपका सेट नंबर 10 है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो उनको आप देखिए और अच्छे से आप सवालों को समझिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि आपने यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दी, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। हम देखते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर पहला। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर पहला। ये सवाल आपकी आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है। कैसा? कह रहे हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। आपको हमने बताया था sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, तो आपको एक सर्व समीकरण का पता होना चाहिए। क्या दोस्तों? सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या है आपकी? सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 1/2 बराबर में 1। इसको पक्षांतर कर दो। अब कहने के लिए बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे कि मुझे ये सवाल कैसे लगाएं। तो यदि उनको ध्यान है कि सर्व समीकरण क्या होती है तो वो बहुत आराम से इस सवाल को लगा सकते हैं। एक में से 1/2 घटा दो तो आपका कितना बचेगा? करना 1 में से आधा घटा देंगे तो हमारे पास आधा ही बचेगा। अगर नहीं आ रहा घटाना तो आप भिन्न जगह सॉल्व कर सकते हैं। 1 के नीचे 1 मानो, 1 का लासा लीजिए, करिए इस तरीके से। तो आपका 1/2 आपका क्या रहेगा? ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका ये क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले हम 2-4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन, फिर इसके बाद में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाते चलते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं समझना कि आप डेली ना कि सरल क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों सरल क्वेश्चन ही आते हैं, ये आपका सरल क्वेश्चन ही है, लेकिन आ किसी को नहीं रहा हो। तो जब हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तब आपको सवाल समझ में आया। ठीक है ना। है सरल सवाल लेकिन लगते हैं वो आपको कठिन। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों योगफल ज्ञात करना, अगर हम बता देंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा, और अभी बताया नहीं है तो आपको ये लग रहा होगा कि कठिन है सवाल। तो मूलों का योगफल आपको निकालना है। अब मूलों का योगफल यानी कि द्विघात समीकरण से संबंधित यदि आपको सारे फॉर्मूले याद होते हैं तो आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो क्या है? समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए योगफल निकालना है। द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल, यदि हम आपको थोड़ा सा अगर सवाल फॉर्मूला बता दें तो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक। क्या होता है दोस्तों? माइनस x का गुणांक बटे में x² होगा। -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब -x का गुणांक, माइनस तो ये फॉर्मूला का है, x का गुणांक आपको इसमें लिखना। x का गुणांक का मतलब है कि x के साथ आपका क्या है? -3, तो आप -3 रखेंगे। x² गुणांक कितना है आपका? 5। कितना है? 5। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के 3 बटे में 5, यानी 3/5 आपका आंसर है। इतना सरल क्वेश्चन है। 3/5 3/5 क्या जी आंसर आपका। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया कि जे देखो प्लस का भी दे रहा है माइनस का भी दे रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना। -x का गुणांक माइनस फॉर्मूला का, तो माइनस की जी 3, तो माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो दोस्तों माइनस का थोड़ा ध्यान रख के चलना। ठीक, योगफल तो निकाल लिया। अब देखो हम आपको गुणनफल बता रहे हैं। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? मूलों का गुणनफल। तो ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही है। गुणनफल करना, खंड नहीं करना। गुणनफल
मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ये आपके क्या है? दूसरा फॉर्मूला है। यदि आपको पता ना हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा, मूलों का गुणनफल। अब एक और क्वेश्चन आता है कि दो मूल देते हैं, अल्फा बीटा के मान देते हैं आपको, द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला। तो द्विघात समीकरण बताएगा कोई हमें? द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तीसरा फॉर्मूला है। तो इन फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए और फॉर्मूला को ध्यान रखने पर फिर आप सवाल लगाएंगे आगे। इसी समीकरण से आप मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, मूलों गुणनफल निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा के मान देंगे तो आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। अब देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन, देखो आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है लॉन्ग, यानी कितने अंक का आएगा आपके पेपर में? आपके पेपर में आएगा 6 नंबर का। कितने नंबर का आएगा आपका? 6 नंबर का। इस 6 नंबर का तो आपका आना ही आना है। अब ध्यान सुनिए, एक नाव पुल की ओर आ रही है। कोई नाव है, पुल है, मान लो चित्र अपन इधर बना रहे हैं, ठीक है। मान लो आपका पुल जी बना है, आपकी नदी जी है, ठीक है ना। एक नाव पुल की ओर आ रही है, मान लो इधर पर आपकी नाव जी चल रही है, जी आपकी नाव चल रही है पानी में, और जी आपकी पुल की ओर ऐसी आ रही है। कहाँ आ रही है? इस तरीके। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। मतलब कि अपनी की नाव इधर पर चल रही है, तो इधर ही पर इस नाव का उन्नयन कोण मतलब 30 अंश देखा गया है। कितने अंश देखा गया है? 30 अंश। किसी क्षण देखा गया 30 अंश। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अभी ये नाव इधर थी, अब नाव इधर से कहाँ आ गई? मान लो इधर आ गई, इधर आ गई है, तो अब तो इधर आने पर कितने मिनट लग रहा है इसको? 4 मिनट। कितनी लग रहा है इसको? 4 मिनट लग रहा है इतने आने का। और 4 मिनट के बाद पुल का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। हो गया। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा? कितना समय और लगेगा? अब देखो, यदि ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब अभी अपनी नाव इधर आ गई, अब इधर से इधर तक चलने में कितना समय लग रहा हो? मान लो टी समय लगेगा भैया। कितना समय लगेगा? टी समय लगेगा। अब इसको अपन कुछ मान लो ए बी, कलर चेंज करके लिखें थोड़ा, इसको हटा दो, इसको हटा, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, इसको मानो डी, इस बिंदु। अब तुक्काबाजी जो करना है आपको, हम तुक्काबाजी का कुछ सिस्टम बता दे रहे इसमें कि जी वाला क्वेश्चन ज्यादातर लॉन्ग तो आता ही आता है 6 नंबर का, 90% लॉन्ग क्वेश्चन बन करके आता। कभी कभार क्या होता है, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं, इस लॉन्ग तरीका सॉल्व नहीं करना। अगर सॉल्विंग आ रही तो आप सॉल्विंग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज देखना है, पहले इधर पर 30 अंश का कोण बन रहा है, फिर 60 अंश का कोण बनना चाहिए। मतलब इधर 30 का बन रहा है तो इधर 60 का, अगर इधर 45 का बन रहा है तो इधर 90 का बनना चाहिए। मतलब दुगना बनना चाहिए, दुगना बनना चाहिए। अगर इधर से इधर आने पर जितना समय लगेगा, तो अब इधर से इधर तक आने में आधा समय लगेगा उसको। कितना? अगर इधर 4 मिनट है तो इसको 2 मिनट और लगेंगे बस। कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। तो ये है आपके पास क्या बोले तो अपनी भाषा तुक्का लगाने का सिस्टम। कि 2 आंसर आप लगा देना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तुक्का लगाने, तो 4 मिनट है तो 4 मिनट के कितने हो जाएंगे? आधे 2 मिनट हो जाएंगे। कभी कभार यही 4 मिनट की जगह पर वो 6 मिनट लिख देते हैं। 6 मिनट लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 मिनट। हम आंसर निकाल रहे हैं, 4 मिनट लग रहे हैं इधर से इधर तक आने में। अब इधर से इधर तक आने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। अब आंसर देखते हैं 2 मिनट आ रहा है कि अपन लोग तो ये लगा रहे हैं गलत।
तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिभुज एबीसी में लेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ले लिया है। हमें लंब निकालना है और आधार। तो लंब आधार काय में होता है, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। त्रिभुज आपने किस में लिया है, ए बी और सी में, किसमें लिया है, ए बी सी में। तो थीटा कोण कितना है, 60 अंश। तो tan 60 अंश, 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है, ए बी, कितना है, ए बी। आधार का मान कितना है, बी सी, कितना है, बी सी। tan 60 का मान कितना होता है, √3 ए बी बटे में बी सी का मान कितना है, टी समय लगा। तो इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा, √3t, √3t बराबर में ए बी, √3t बटे में बराबर में ए बी। जितना हो गया अपने पास ए बी का मान। अब अपन को क्या करना है, अब लेना है त्रिभुज कौन से में, अब लेना है आपको त्रिभुज ए बी डी में। कहाँ में लेना है त्रिभुज में, ए बी डी में लेना है, ए बी डी में ले लो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। tan थीटा इसमें लगाना पड़ेगा आपको, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्यों लगाने लंब बटे आधार, क्योंकि आपके पास थीटा का मान है 30 अंश, आपको लंब का मान निकालना है ए बी, और आधार कितना है, अब समझो थोड़ा क्वेश्चन से। लंब का मान है ए बी, आधार कितना है, बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस में सी डी। tan 30 अंश का मान कितना है, 1/√3। ए बी का मान ए बी आप लंब रखेंगे, बी सी का मान आपका टी है और सी डी का मान आपका 4 है। देखो कैसे पता चला गया जी, बी सी का मान टी है और सी डी का मान कितना है, 4 जी। हमने मान लिया था कि इधर बस टी समय लगेगा, इसको कितना लगेगा, इसको टी समय लगेगा। अब इसमें अपन को क्या करना है, इसका गुणा करना है, में करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी प्लस 4, टी प्लस 4 बटे में √3 बराबर में ए बी। ये बन गया अपने पास का ए बी का मान। समीकरण ये आपका 2 है, इसको मानो समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व करो आप। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखो ए बी का मान जे है, और समीकरण 1 में देखेंगे तो ए बी का मान अपने पास जी है। तो इस ए बी के मान को अपन क्या कर दो, बराबर कर दो। तो √3t बराबर t प्लस 4 बटे में √3, इसका गुणा इधर कर दो। √3 का √3 में करेंगे तो कितना, 3t आ जाएगा, बराबर में t प्लस के 4, t को पक्षांतर कर दो, 3t माइनस के t बराबर में 4। 3t में से 1t का कितने t बचे, 2t बराबर 4। 2 से 4 काट देंगे तो 2 दूनी 4, t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 मिनट। कितनी मिनट आ गई, 2 मिनट और समय लगेगा। जो हमने तुक्का लगा करके बताया था तो वो आपका आंसर भी 2 ही मिनट निकला है। आपका कितना निकला है, 2 मिनट। कुछ नहीं करना है, आपको जल्दी से चित्र बनाना है कि ये कोई पुल है, पुल की ओर कोई किसी क्षण कोई नाव आ रही है, उसकी ओर आने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनने पर 4 मिनट चलती है वो नाव, 4 मिनट के बाद फिर 60 अंश तक कोण बनता है। तो अब उस इसी नाव को यहाँ तक आने में कितना समय लगे, मान लो t समय लगे। पहले त्रिभुज एबीसी ले लियो तो समीकरण 1 बन जाए, तो त्रिभुज एबीडी ले लियो, समीकरण अपना दूसरा बन जाए। समीकरण 1 और 2 बन जाएगा। समीकरण 1 देखो सॉल्व करियो, टी की वैल्यू आई, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सवाल था आपका, 6 नंबर का क्वेश्चन था 3, और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, चौथे क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज की कोण ज्ञात की। चक्रीय चतुर्भुज चक्र ये बना आपका, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज। इस चक्रीय चतुर्भुज के
कोण ज्ञात करना है। कोण चक्रीय मतलब होता है किसी वृत्त के चारों कोणों पर स्थित जी कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। ये चक्रीय चतुर्भुज क्या है? ये चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज आप दिख रहा होगा। ठीक, अब इसमें चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है चक्रीय चतुर्भुज की? चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, हम बताएंगे आपको। चक्रीय प्रॉपर्टी यानी कि सूत्र बोले हैं चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। आमने सामने के कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है आपका? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। कहने का अर्थ क्या निकल रहा? आपको चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, तो कोण ए और कोण सी, इन दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, आपका 180 अंश। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। अब कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। ठीक है ना? तो जे आपका समीकरण का है एक है, मतलब जे फॉर्मूला है, समझ लीजिए आपका। कोण ए प्लस बी, कोण बी प्लस डी बराबर 180। अब हमें इसमें मान रखना है, तो कैसे रखेंगे? कोण ए का मान कितना है आपका? 4y प्लस 20। ए का मान 4y प्लस 20 और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है -4 है। इसको कोष्टक के अंदर बंद करो, प्लस -4x बराबर में 180। इधर से समीकरण 1 बनेगा, उधर से समीकरण 1 बनेगा। दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। और इधर इसको करो 4y प्लस 20 -4x बराबर 180। 20 को पक्षांतर कर दो, 4y -4x 180 -20, 4 कॉमन ले लो, y -x बराबर 180 में से 20 का कितनी बची? 60। कितनी बचे? 60 है। 4 से 60 काट देंगे तो 2 2 4 4 एकदम 4 4 5 20, 15 बार कर जाएगा। कितनी बार कर जाएगा? 15 बार। तो y -x बराबर कितना आ गया आपका? 15। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब अपन को क्या करना है? जिस समीकरण जो दूसरा था इधर का, इसमें मान डालना है। तो कोण बी का मान कितना है? कोण बी का मान है 3y -5, कोष्टक में बंद, प्लस लगा। कोण डी का मान कितने का? -7x प्लस 5 बराबर 180 बराबर 180। 3y -5 प्लस के गुणा माइनस करेंगे तो -7x प्लस 5 बराबर में 180। तो प्लस -5 अपनी कट गए, क्या बचा? 3y -7x बराबर में 180। जी समीकरण कितना बन गया? दूसरा। क्या बन गया ये समीकरण? समीकरण ये आपको कितना है? दूसरा है। तो इस तरीके से अपने समीकरण नंबर 1 और 2 आपके बन जाते हैं। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व करना है। तो इसमें यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है अपनी कि इधर पर 180 में से 20 घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 180 में से 20 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 160। अब आप काटेंगे इसको तो 4 चौके 16, तो आप कितने 40 बार कट जाएंगे।
समीकरण 1 2। अब ध्यान से थोड़ा सुनना। अब हम या तो एक्स एक्स के मान 1 से करो या वाई वाई के 1 से करो। तो हम कर रहे हैं किसके, वाई वाई के मान 1 से कर रहे हैं। किसके मान कर रहे हैं, वाई वाई के। इधर 3y है तो यहाँ पर भी हमें 3y चाहिए। 3y चाहिए तो अपन का करो, समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दो, समीकरण 1 में कर दो कितने से, 3 से गुणा कर दो। कितने कर दो, 3 से। तो समीकरण 1 में पता चल रहा है क्यों गुणा कर रहे हैं हम, समीकरणों को सोल्व करने। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर कर दो, 3 से गुणा, इस 3 से करेंगे गुणा, इधर हम 3 से इस तरीके से गुणा करेंगे। तो 3y 3x 3 चौकी 12, जी बन जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 और 3 को लेंगे, आप सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 का है, समीकरण 2 है 3y माइनस 7x बराबर 180। 3y माइनस 3x बराबर 120। अब इसमें अपन को क्या करना है, वाई वाई के मान 1 से किए तो अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों, प्लस प्लस किए तो घटाएंगे। कल भी हमने बताया था समीकरण को सॉल्व करने पर घटाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जी आपका कट जाएगा। 7x माइनस के 3x प्लस 7 में 3 कितनी बची आपकी, 4x। कितनी बची आपकी, 4x बराबर 180 में से 120 गए तो कितनी बचे, 60 बचे। और 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंच 20। एक्स की वैल्यू आपको कितनी आ गई, माइनस की 15। क्यों आ गई, क्योंकि माइनस को भाग दे दिया 15 से। एक्स का मान समीकरण कितनी में रखा, तो 1 में रख दो। ठीक है, तो एक्स का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में, 1 में रखने का। समीकरण 1 का है आपका, समीकरण 1 है वाई माइनस एक्स बराबर 40, वाई माइनस एक्स बराबर 40, वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15 बराबर 40। तो वाई प्लस, इधर पर हम इधर करेंगे सॉल्व, तो वाई प्लस 15 बराबर 40 पक्षांतर कर देंगे। तो वाई बराबर 40 माइनस 15, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 25 बचा। कितने बचा, 25। वाई की वैल्यू की आ गई, एक्स की वैल्यू। अब हमें बताना है भैया का कोण बताना है। क्या बताना है, कोण। कोण बताना है कि कोण ए कोण बी, कोण ए कितने अंश का है आपका, कोण ए है 4y प्लस के डी। कोण ए बराबर 4y प्लस के डी, डी नहीं है सॉरी, एक्स 4y प्लस में 20। अब इसमें अपन y को मान रखेंगे, कितने का मान रखा, तो y का मान कितना निकाला था, y का मान निकाला था आपने कितना, माइनस 25। y का मान कितना निकाला, 25। 25 का इसमें गुणा कर दो, प्लस के होगा 20, 25 चौको 100 प्लस के 20, तो कितने हुआ आपकी 120। कोण ए का मान हो गया 120। अब इसके बाद में आपको किसका मान निकालना है, कोण ए का मान निकालेगा। अब निकालना है कोण बी का मान। बी का मान है 3y माइनस के 5, 3y माइनस के 5, 3y माइनस के 5, 3y माइनस का 3 गुणा y का मान 25 माइनस 5, 25 3 75 माइनस के 5, 75 में से 5 गया कितनी बची, 70। तो कोण बी बराबर कितना आ गया, 70। कितना आ गया ये, 70। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण सी को मान कितना है, कोण सी को मान है माइनस की 4x। कितना है, माइनस की 4x। कोण सी बराबर है माइनस की 4x, 4 गुणा
एक्स की वैल्यू कितनी है -15, कितनी है -15, -15, 15 चौको 7 जी आपका आंसर। कोण डी बराबर, कोण डी को मान है -7x प्लस के 5, -7x प्लस के 5, -7x प्लस के 5, -7x प्लस के 5, तो 7 गुणा माइनस के हैं ये, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी -15 प्लस के 5 है, सॉरी प्लस के 5। अब करो उसको सुन, 15 7 105 माइनस के प्लस के 5, तो 105 में से 5 गए कितनी बची आपकी 100, माइनस के 100 आपका क्या है ये आंसर है, क्या ये आपका आंसर है। कितने बचेंगे इधर पर अपने पास 100 बचेंगे, 100 कितने 100 गुणा के माइनस, ये आपका क्या रहेगा आंसर, यानी कि कोण डी बराबर, ठीक। तो कोण डी बराबर कोण सी का मान ये है, और इसके तरीके से अपन ने कोण ए और बी सी का ए बी सी डी का मान आपने निकाल लिया। कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि चतुर्भुज चतुर्भुज के आमने सामने के कोण दोस्तों हम देखने आए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपको कौन सा 5 नंबर का दोस्तों, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि चित्र में त्रिज्य खंड ओ ए बी के परिमाप है, परिमाप आपको ज्ञात करना है। अब परिमाप आपका ये चित्र है, इस चित्र का परिमाप का मतलब है ये कोई वृत्त होगा, ऐसा देखना, ये ऐसा कोई वृत्त होगा और वृत्त से यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से ऐसे और ऐसे। अब परिमाप का मतलब क्या है कि आपको जी वाली चीज बताना है, इधर का जी ऐसा, जी दूरी सबको जोड़ के आपको दूरी बताना है। तो अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7 सेंटीमीटर की जी त्रिज्या है, तो 7 ही सेंटीमीटर की तो जी रहेगी कि नहीं रहेगी। अब हमें इसकी दूरी निकालना है, उसको जोड़ना है। तो इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, त्रिज्य खंड का अभी तक आपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, अब त्रिज्य खंड का परिमाप देख लो, सरल है। त्रिज्य खंड का परिमाप, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिज्य खंड का परिमाप होता है 2r यानी कि 2 त्रिज्याएं प्लस में 2 पाई r थीटा बटे में 360, ये आपका परिमाप का फॉर्मूला होता है। 2r प्लस में 2 पाई r थीटा बटे में 360। अब r की वैल्यू आपकी कितनी है 7 है, कितनी है 7, रखो सारे मान, तो 2 गुणे r की वैल्यू 7, 2 इंटू 22 बटे 7 गुणे r की वैल्यू 7, थीटा कितना है, कोण बन रहा 60 अंश का, कितने अंश का बन रहा दोस्तों 60 अंश का कोण है, बटे में 360, काट दो, 7 से 7 कट गए, 0 से 0 कट गए, 6 छांग 36, अब 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 बटे में, इसको काट दो, 2 तिया 6 और कट गया, अब कितना बचा आपका 22 बटे में कितना बचा 3, इसके नीचे क्या मान लो 1, 3 लासा ले लिया, 1 से 3 कट गया, 3 का 14 3 42, 3 से 3 कट गया, कितना 22, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 2 4 4 2 6, 64 बटे 3 मीटर। मीटर दे रहे थे कि सेंटीमीटर में दे रहे थे, सेंटीमीटर में दे रहे थे, सेंटीमीटर में दे रहे थे, तो आप सेंटीमीटर निकाल दो, सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्य खंड के परिमाप का फॉर्मूला है, क्या दोस्तों,
परिमाप का फॉर्मूला, यानी कि 2r प्लस में 2πr थीटा बटे में 360, ये आपका थीटा कोण कहलाता है। ये थीटा का मान है ये आपका, और जी आपकी क्या है, ये त्रिज्या है ये आपकी, ठीक, त्रिज्या है, थीटा है, आपको मान रख करके वो पाई के मान 22/7 होता ही है। इस तरीके से आपने कौन सा 5 नंबर का क्वेश्चन लगा लिया। इसमें हम आपको एक चीज बता रहे हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटे में 360, πr² थीटा बटे में 360, एक आपका त्रिज्य खंड का क्या होता है, क्षेत्रफल। इसकी बेस पर भी आपका क्वेश्चन आता है। अब देखो 6वें नंबर क्वेश्चन, 6वें नंबर, यानी इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज है जी आपका, क्या है आपका त्रिभुज, संलग्न चित्र में DE समांतर है BC के, देखो क्या DE समांतर है BC के, और AD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर, DE का मान है, DE बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपको BC की वैल्यू निकालना है, जी वाली आपको मान निकालना है इसका। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें एक प्रमेय चलती है, कौन सी भाई, समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय द्वारा, समानुपातिक प्रमेय द्वारा। समानुपातिक प्रमेय क्या है, समानुपातिक प्रमेय है जब जो दो रेखाएं समांतर हुए हैं तो AD बटे में BD, AD बटे में BD, AD बटे में BD। अब देखो अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर का त्रिभुज जी है आपका, तो इस वाले त्रिभुज की भुजा अगर हम AD ऊपर ले रहे हैं तो इसी वाले त्रिभुज का आधार हमें ऊपर लेना पड़े, तो यानी कि DE बटे में, और जो BD है या वाली भुजा तो इस भुजा का अनुपात, यानी कि BC का मान तो निकालना है आपको, तो BC मान रख के देखो कितना आंसर आ रहा है आपका। AD का मान कितना है आपका 3, AD का मान है 3, और BD का मान है आपका 4, DE का मान है आपका 6, और BC का मान आपको निकालना है। काटो, कैसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 का इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर, तो BC बराबर 4 दूनी 8। ये आपका क्या है, आंसर आ चुका है जी। आनुपातिक प्रमेय कहलाती है या समानुपातिक प्रमेय। कितना आंसर अपना 8 तो इसमें मैच ही नहीं कर रहा है, 8 इसमें ऐसा करो, जो अपन जो बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसका अपन क्या करेंगे, AD बटे में AB लिखने पड़े, सॉरी इधर का, तो ऐसा करके देख ले रहा है AB बटे में AD। चलो ये दोबारा से लगाएंगे, तो AD बटे में AB, AD बटे में AB, AD की अपने पास लंबाई थी 3 सेंटीमीटर। अब AB को मतलब क्या है, इधर से लेकर के इधर तक, जी आपकी 3 है और जी आपकी 4 है, तो 4 और 3 कितने हो गए आपकी 7, और DE की दूरी कितनी है आपकी 6 बटे में 20, तो इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका गुणा कर दो इसमें, तो 7 दूनी 14, तो AB एक है, सॉरी BC एकम BC बराबर में 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब तो आंसर मैच करना चाहिए, 14 सेंटीमीटर, यानी जी आपका आंसर है। इधर पर अपन एक गलती कर रहे थे पहली बार में, क्या कि अगर हमने इसमें 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, 2 त्रिभुज कैसे नजर आ रहे हैं कि एक त्रिभुज आपके पास ABC, एक त्रिभुज आपका J और दूसरा त्रिभुज ADE, तो आपका पास है,
अगर आप इन दो त्रिभुजों में तुलना करेंगे तो इसमें क्या चलेगा, अगर इसका आधार आपने ऊपर लिखा यानी AD ऊपर लिखा तो DE आपको बराबर में लिखना पड़ेगा। और फिर अगर आपने जी वाली भुजा लिखी AB तो AB तो फिर बटे में आप मतलब BC निकालना है तो आपको AB लिखना पड़ेगी, तो AB बराबर है BC। तो जी कहलाता है समानुपातिक यानी कि इनका तुलना कर देते हैं अपन लोग, अनुपात में लिख देते हैं। इस तरीके से आपका 14 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। तो छठवां हो गया। अब देखते 7वें नंबर का क्वेश्चन। देखो 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कि 1 + sec A बटे में sec A बराबर sin स्क्वायर A बटे में 1 माइनस cos A। तो पहले हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS बराबर 1 + sec A बटे में sec A। इसको पहले सॉल्व करो। अगर LHS ले लिया, इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे आंसर G आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर RHS को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर इसका आंसर अपना बराबर आएगा। ठीक है ना। कभी कभार ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि हमने LHS को सॉल्व किया लेकिन RHS अपनी नहीं आ पा रही है। नहीं आ पा रही RHS तो अपन क्या करेंगे, फिर RHS को भी सॉल्व कर लेंगे तो जो LHS का मान आया वही RHS का आना चाहिए। देखो करते हैं क्या है, 1 + sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos। इसके नीचे ये पटे में 1 का आ गया ये cos। इसका का ले लो लास आपका तो आ जाएगा आपके पास cos। cos ये आपका लास आ गया तो 1 का भाग cos में लेंगे तो आ जाएगा आपके पास cos। cos से cos कट गया तो कितना आ गया आपके पास 1/cos। 1 2 3 4 संख्या है, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा अपन इधर कर दो, फिर क्या आ जाएगा आपके पास cos A + 1 इंटू cos A बटे में cos A कम cos A से अपने पास क्या हो गया, cos A कट गया, cos A से cos A कट गया, फिर अपने पास क्या होगा। अब ध्यान रखने योग्य बात है, cos A + 1 आ गया अपने पास। हो सकता है कि आप इसी से सॉल्व करते जाओ, तो अगर नहीं कर पा रहे तो हम RHS को सॉल्व किए ले रहे हैं, यानी कि LHS का मान आपका क्या आ गया, G आ गया है। अब अगर हम LHS का मान दिया है cos A + 1, अब RHS को अगर हम सॉल्व करेंगे, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। देखो RHS अपने पास क्या है, RHS है sin स्क्वायर A बटे में 1 माइनस cos। तो इसमें अपन क्या करेंगे, sin स्क्वायर A को अपन तोड़ के लिख रहे हैं, sin स्क्वायर A को अपन क्या तोड़ में लिख रहे हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या लिख दो, 1 माइनस cos स्क्वायर A तो 1 माइनस cos। अब इधर अपन अपने मन से 2 घात चढ़ा सकते कि नहीं चढ़ा सकते, हाँ चढ़ा सकते। कैसे, इस तरीके से लेकिन ना 1 पर हम 2 घात अपने मन चढ़ा सकते। क्यों, sin स्क्वायर A बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर A बटे में 1 माइनस cos, 1 के ऊपर अपन अपने मन से घात चढ़ा सकते हैं। तो A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर का आपका क्या बन गया, ये फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में A + B, दूसरे कोष्टक में A माइनस बटे में 1 माइनस cos। तो 1 माइनस cos से 1 माइनस cos कट गया, क्या बचा 1 + cos, यानी कि काय का मान निकल आया आपका RHS का। RHS का आपका क्या आ गया, ये मान आ गया। RHS का मान A है और LHS का मान 1 + cos या फिर cos + A बात बराबर की होती है। तो बस इस तरीके से आपका क्या आ गया, LHS बराबर में RHS। आगे पीछे संख्या लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। LHS बराबर में RHS जीता कहलाता है इति सिद्धम। और आपका कितने 4 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम है कितने नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते, सरल है, कुछ नहीं है, ओनली अनुपात वाले हैं ये। sec थीटा बराबर 1/cos, बस सॉल्व किया, हमने गुणा किया, काट दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर
सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 के ऊपर अपन अपनी मान से घात चढ़ा दे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बोल दो a प्लस b a माइनस b, आप काट दें बस आंसर आ गया। सरल क्वेश्चन है लेकिन फंसता कहां पर भैया, सॉल्व किया था एलएचएस का मान cos a प्लस बना रहा था लेकिन आरएचएस को मैच नहीं कर रही, तो कोई दिक्कत नहीं, आरएचएस को सॉल्व कर दो। आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस दोनों के मान कैसे आना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए। तो आप इसी सिद्ध हो गए, बस खत्म। कौन से नंबर क्वेश्चन था ये आपका, ये आपका क्वेश्चन था 7 नंबर का। अब देखते हैं हम 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको और चाहिए, देखो क्या कह रहे हैं, 19 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में भी आया, क्या समांतर माध्य निकालने के लिए आईने आना है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी वाला है तो आप निकाल सकते हैं इसको। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि बस ये भी सवाल लगवाते रहते समांतर माध्य समांतर, भैया ये आना है आपको, क्या है आना है। जब अगर आपको आने लगा है तो आप तुरंत में 3 मिनट के अंदर अंदर इसका आंसर निकाल करके दिखा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें, वर्ग अंतराल निकाल, मतलब वर्ग अंतराल खड़ी में लिख दो। तो अगर आप ऐसे में निकालना चाहते तो ऐसे में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन हमने हमेशा प्रैक्टिस की है कैसे में, सारणी को खड़ी बना करके, तो हम इसको खड़ी में ही लिखेंगे। तो इधर पर f इंटू एक्स, जिससे कि हमारा सवाल गलत ना होना चाहिए। तो वर्ग अंतराल पहले कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और है क्या 85 तक। बारंबारता कितनी है, 8, 12, 10, 11 और 9 जी 12 बार। अब x का कहलाता है, x कहलाता है आपका मध्यमान, कहलाता है मध्यमान, कहलाता है आपका मध्यमान कहलाता है, x कहलाता है मध्यमान। और मध्यमान निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं मध्यमान, मध्यमान निकालते हैं वर्ग अंतराल को जोड़ करके आधा करते जाएंगे। 10 और 0, 10 की आधी कर दो कितने हो जाएंगे 5, इसका जी आ गया। 20 और 10 30, 30 की आधी कर दो 15, 30 20 50, 50 की आधी कर दो 25, 40 30 70, 70 की आधी कर दो 35, 40 50 90, 90 की आधी कर दो 45। अब f इंटू एक्स, बारंबारता को अपन क्या कहते हैं, f कहते हैं। तो कहते दादा अपन लोग f कहते हैं, f कहते हैं। अब करो तो f और x का गुणा कर दिया, 8 5 40, 15 का 12 गुणा करेंगे 15 दूनी, इसको थोड़ा सा उस साइड देखा 40, 15 दूनी 30 को 0 हाथ लगेंगे 3, 15 एकम 15 और 3 18, 25 10 आराम 250, 35 एकम 35 की 5 हाथ लगेंगे 3, 35 एकम 35 36 37 37, 45 9 15 45 की 5 हाथ लगेंगे 4, 9 को 36 4 40। ठीक, इस तरीके से आपका f इंटू एक्स जाएगा। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया आपको कैसे पता कि f को मान निकालना है x को मान निकालना है, भैया हमने प्रैक्टिस की है तो हमें समांतर माध्य का फॉर्मूला पता है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी सारणी बनाकर कर ली। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा f इंटू एक्स बटे में सिग्मा f। कुछ बच्चों का तो आंसर ही आ गया होगा, सिग्मा f इंटू एक्स बटे में सिग्मा f। अब f इंटू एक्स को मान कैसे, f इंटू एक्स वाले पद को अपन जोड़ दो, सिग्मा f इंटू एक्स बराबर, जोड़ो इसको 5 5 10 का 0 हाथ लगे 1, 8 5 13, 8 5 13, 13 4 17, 1 18, 18 और 8 18 से 19 20 और 6 26, 26 की 6 हाथ लगे 2, 2 2 4 4 8, 8 से 9 10 11 12, 1260। सिग्मा f इंटू एक्स आपको कितना है 1260। अब सिग्मा f को जोड़ दो, सिग्मा f कितना आ रहा है आपका, सिग्मा f आ रहा है देखो 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40, 41 और 9 50, कितना आ गया आपका 50।
तो जुड़ा कि नहीं, 12 8 20 30 40 50, ठीक है। अब सिग्मा एफ इंटू एक्स को मान कितना है 12 60 बटे में कितना है सिग्मा एफ 50 0 0 का 5 से काट 5 दूनी 10 55 25 25 एक बचा 5 दूनी 10। माध्य बराबर कितना आ गया आपका, माध्य बराबर आ गया है 25.2। समांतर माध्य का कितना आ गया 25.2। सही बच्चों का यही आंसर निकला होगा 25.2। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आना ही 8 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आज से आप देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। देखो 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार की अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करो। भैया बहुत राइट सवाल है। ऐसा करो, इस साइड बना लो अपन का मीनार का है 60 मीटर ऊंची मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। कितनी है 60 मीटर। लंबा बना लो। अपने पास जी पृथ्वी है, जी आला है, इधर पर सामने का बना हुआ एक मकान का बना है मकान। 60 मीटर ऊंची जब मीनार है, 60 मीटर का है मीनार है, का मीनार, और जी का है आपका घर है, इस साइड घर बना है। अब भी कह रहे हैं 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत, मकान की छत दादा जा हुई है और मीनार की चोटी जा हुई है। मकान की छत तथा आधार यानी कि घर की आधार जो कहलाएगा, घर को आधार के अवनमन कोण। भैया अवनमन कोण मतलब पहले अवनमन कोण पहले जो बनेगा कितना 45 अंश, और जो 45 अंश है तो जो भी 45 अंश रहेगा। फिर इसके बाद में मकान की छत का और फिर तथा आधार का। आधार क्या है जी वाला, तो आधार यानी कि जो कितने 60 अंश का। जब जो पूरा 60 को है तो ये जो भी 60 को रहेगा, तो नहीं रहेगा, ये 60 अंश का है। तो मकान की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब अपन को जा निकालना है, जा ऊंचाई निकालना है और जा वाली दूरी निकालना है, ठीक है ना, ध्यान से समझो। अब सबसे पहला काम तो आपको चित्र बनाना ही आना चाहिए। चित्र बन गया, अब सवाल सरल है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ मानना तो है, तो मान लो, क्या मान लो, इसको मानेंगे इसको मानेंगे ए बी सी, ए बी सी मान लिया, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। पहले हमें लेना त्रिभुज का है ए बी सी। चलो पहले त्रिभुज ए बी सी ले। त्रिभुज मानने के लिए आप त्रिभुज ए बी सी क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। थीटा को मान का है 60 है, लंब को मान का है 60 डिग्री, मतलब ऊंचाई है पूरी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कौन से त्रिभुज, ई वाले त्रिभुज ए बी सी, इस वाले त्रिभुज। आपकी ये लंबाई तो 60 मीटर दे ही रहे हैं, आधा निकालना है। थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan लंब को मान 60 है, आधार को मान है BC, BC यानी कि चलो BC ले लिया। tan 60 का मान कितना कितना होता है √3 बराबर 60 बटे में x। √3 को इधर नीचे ले आओ, x को इधर ले आओ, तो x बराबर 60 बटे √3 का बटा करेंगे ऊपर नीचे बड़ा पर नहीं करना, बता दो पर नहीं करना, तो √3 इंटू √3 तो 60 √3 बटे में 3 से काट दो, 3 दूनी 6,
तो कितना आ गया 20√3। कितना आ गया? त्रिकोणमिति सारणी भी याद होना चाहिए। साइन 30 अंश 30 45 60 90। तो इस तरीके से हमारे x की वैल्यू जी आ जाएगी। तो x की वैल्यू आने के बाद अब हमें लेना है दूसरे त्रिभुज में, यानी कि हमारा x का मान आ गया है 20√3। कितना आ गया आपका? 20√3। x की वैल्यू आपकी 20√3 आ चुकी है। अब इसके बाद में हमें त्रिभुज में लेना है ADE में। क्या लेना है त्रिभुज में? ADE में लेना है। हम जब त्रिभुज ADE में लेंगे, ADE में हम त्रिभुज ADE में लेंगे तो जितनी दूरी आपकी G निकली है यानी 20√3, उतनी तो आपकी G वाली रहेगी, यानी कि 20√3 G वाली दूरी 20√3 हो गई। अब त्रिभुज आपका मिल रहा है ADE में, मिल रहा है आप ADE में। इसमें भी लगाएंगे आप tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है? थीटा की वैल्यू है 45 बराबर लंब का मान हमें निकालना है। तो लंब का मान यानी कि इस वाले त्रिभुज में लेना है हमें, ध्यान रखना आप लोग। कलर से थोड़ा अलग कर दें हम इसको, ये वाला इस वाले त्रिभुज में लेना है। तो आधार तो हमें पता है और लंब निकालना है। लंब क्या है आपका? लंब है आपका AE। कितना है आपका? AE। आधार तो आपको पता है 20√3। 45 अंश का मान कितना होता है? 1। AE बराबर 20√3। 20√3 का गुणाकार करेंगे तो 20√3 बराबर AE। कितना है? AE। जब आपका AE यानी कि आपको पता है कि ये पूरी मीनार की लंबाई कितनी है? 60 मीटर, और हमारी AE की लंबाई निकली कितनी? 20√3। निकालना क्या है आपको? मकान की ऊंचाई। मकान यानी कि आपको जे वाली ऊंचाई और जे वाली ऊंचाई आपकी क्या रहेगी? बराबर। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 60 में से 20√3 घटा देंगे। तो क्या करेंगे? मकान की ऊंचाई इधर पर लगाएंगे नीचे। मकान की ऊंचाई आपकी क्या थी? मकान की ऊंचाई है CD। मकान की ऊंचाई CD बराबर में AB में से घटा दो क्या? AB में से घटा दो क्या? AE घटा दो आप, AE घटा दो। अब इधर पर आपको पता होना चाहिए AE क्यों घटा रहे हैं हम? क्योंकि जा वाली CD की ऊंचाई और BE की ऊंचाई बराबर है। हमारे पास जे वाली निकालेगी तो हमारे पास जा तो बचे ही है। तो बस CD की जगह पर अपन क्या रखो? BE रख दो। इधर पर क्या रख दो? BE। इधर पर BE रख दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। BE। अब मान लो AB की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? सॉरी, AB की वैल्यू तो 60 ही है आपकी, और AE की वैल्यू कितनी है? AE की वैल्यू कितनी निकाले? जे वाले 20√3। 20√3 इसमें से कॉमन ले लो, कितना? 20 अंक। तो 20 30 60 उधर √3 आ गया। तो जी आपकी आ गई क्या कि BE की ऊंचाई। इधर पर लिखो, चूंकि BE बराबर में आपका क्या है? CD। BE बराबर CD। BE बराबर में आपका क्या है? CD। और CD क्या है आपकी? मकान की ऊंचाई। तो जो BE है भाई अपने CD है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो CD बराबर में 20 3 माइनस √3। ये आपका आंसर रहेगा। यदि आंसर सीट में जी आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करेंगे, √3 का मान रखेंगे। √3 का मान रखने के बाद 3 में से घटाएंगे, फिर 20 में गुणा करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से मकान की ऊंचाई आपने निकाल ली है, और 2 आंसर निकले हैं आपके। एक तो जी आपकी दूरी निकाली आई कि मीनार से मकान कितनी दूरी पर है, तो x बराबर 20√3 आपका जी आंसर आ चुका है। 1 नंबर क्वेश्चन था जी आपका क्वेश्चन था 9 नंबर का।
अब कौन सा आएगा आपका 10 नंबर का तो बस का क्वेश्चन है जी। आप इन लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। दो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक। D की वैल्यू आपकी 10 मात्रक है, P के निर्देशांक 2, -3 है, और Q के निर्देशांक है 10, y। इसको आप मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, x2 y2। अब अपन को क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अपन लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला? से निकालेंगे जी। तो d बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो भैया, d का मान कितना है 10, वर्ग रूट हटा देंगे तो इस पर क्या जाएगा वर्ग। x2 की वैल्यू कितनी है आपको पता चल रहा है 10, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू कितनी है y, और y1 की कितनी है -3, और -3 कितनी है +3। फॉर्मूला का माइनस 1 जी माइनस +3। 10 का वर्ग 100, 10 में से 2 कितनी बची 8 प्लस। अब इसको ये प्लस बी का होल स्क्वायर ना खोल दियो, गलत हो जाएगा, मतलब गलत तो नहीं होगा, परेशान होंगे। देखो सरल तरीका बता रहा हूँ। 8 का वर्ग कितना जाएगा 64, y + 3 का वर्ग। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसका ये प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, नहीं खोल रहा है, सरल चलेगा अपना सवाल। y + 3 का वर्ग, 100 में से 64 का कितने बचे 36, वर्ग हटाएंगे तो इसका क्या आएगा रोड। देखो आ गया ना सही, 36 का हो गया, 36 का वर्गमूल 6, y + 3 को पक्ष अंदर करें, 3 - 3 6 - 3 बराबर y, 6 में से 3 कितने बचे दादा y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। तो इस तरीके से अपना y का मान 3 निकला है। इसमें क्या ऑप्शन है नहीं है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का। कितना है 4 नंबर का। यदि ऑप्शन है तो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और यदि ऑप्शन नहीं है तो या तो 4 नंबर के रहेंगे या फिर 6 नंबर के रहेंगे, और कुछ उसमें 2 नंबर की भी। तो ये क्वेश्चन ही कुछ कह नहीं सकते हम, 2 नंबर का भी आएगा, और 101% क्वेश्चन तो आपका आना ही है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के आधार पर जो सवाल लग रहा है जी, तो आप P का मान निकालना, y का मान निकालना जी, तो 100% की बात है कि जी आपका आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आपने 10 नंबर क्वेश्चन लगा लिया। देखते हैं और क्या क्वेश्चन है, 10 हो गए, और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो 11 नंबर क्वेश्चन आज न्यू क्वेश्चन आया जी आपका, क्या है न्यू क्वेश्चन, कि समांतर श्रेणी से अभी तक आपने en बराबर a प्लस n - 1 × d के आधार पर आपने सवाल लगाया था। अब आज आपका आएगा योगफल का फॉर्मूला। क्या आएगा आपका योगफल का फॉर्मूला। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। तो प्रथम पद तो आपका क्या है 24, प्रथम पद 24। सार्वधातर कैसे निकालते हैं अपन लोग, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा देते हैं। 21 में से 24 घटा दो तो कितने आ जाएंगे -3, कितने आ जाएंगे -3, d बराबर -3, और योगफल कितना है SN बराबर 78। भैया SN का फॉर्मूला पता है किसी को, कितने पद लिए जाए, क्या है कितने पद लिए जाए, यानी कि आपको n की वैल्यू आपको क्या करना है निकालनी है, n की वैल्यू सही से बना लो यार। n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो SN बराबर क्या होता है 1/2 n/2 तो इस तरीके से अपना समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला था SN बराबर n/2 और इधर पर 2a प्लस n - 1 × में g, एक आपका फॉर्मूला है जी। क्या है योगफल निकालने का फॉर्मूला, क्या है ये योग वाला फॉर्मूला है, योगफल वाला। योगफल यानी कि SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 × d, और
जो हमने अभी पहले सवाल लगवाया उनसे हम पद निकालते थे। तो योगफल कितना है आपका 78। तो एसएन का मतलब लगता है योगफल। एन का मान आपको निकालना है, बटे में 2। ए का मान आपका 24 है, एन का मान आपको निकालना है -1 और डी का मान आपका कितना है -3। 2 का इधर गुणा कर दो ऐसा। 2 8 16 की 66 का 1 7 14 1 15 156 एन 24 दूनी 48 प्लस अब इधर पर अपन क्या करेंगे माइनस के इसका गुणा करेंगे, प्लस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस के 3n, तो माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस और 3 कम इस तरीके से। तो 156 बराबर n 48 और 3 के 49 51 माइनस के 3n। अब इसमें अपन क्या करेंगे n का अंदर गुणा कर दें तो 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे 3 कॉमन ले लो इधर से ऐसे, तो 3 दून 3 एकम 3 3 7 21 इतने n इधर n स्क्वायर 3 से 1 काट दो 3 बचे 15 3 दूनी 6, तो आपके कितने बचेंगे 52। इसको इस साइड पक्षांतर करके ले आओ तो माइनस की 17n प्लस के n स्क्वायर। इसको अपन सही तरीका से लिख सकते हैं क्या n स्क्वायर माइनस की 17n प्लस की 52, क्योंकि द्विघात समीकरण में पहले द्विघात वाला पद और एक घात वाला पद फिर अचर पद आप लिखते हैं। इसको द्विघात से 52 एकम 52 52 एकम 52 52 कैसे गुणनखंड तोड़ो 17 आपको पता ही है। 52 कौन सी पहाड़ी में आती है 13 चौकी 52 कितनी 52 13 चौकी 52 दो दो क्या बनाएंगे जोड़ n स्क्वायर इधर n आप क्या करेंगे n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 है माइनस की 4 माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस 13 चौको 52 बराबर जी एक ही संख्या है तो n माइनस 13 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में n माइनस 4 बराबर 0। इसकी अपन 0 के बराबर करेंगे तो n माइनस 13 बराबर 0 n माइनस 4 बराबर 4 को पक्षांतर कर दो 13 को पक्षांतर तो n बराबर 13 और दादा इधर n बराबर 4। देखो इसमें n बराबर 13 और n बराबर 4 दोनों ही मान अपने प्लस प्लस के आए हैं, तो n की वैल्यू निकालना है तो भैया कि कितने पदों का मान आपका क्या होगा 78 होगा। तो 3 तो या तो आप 4 ले सकते हैं या फिर आप 13 लेंगे, किसी एक को लिख दो तो n बराबर 4 या 13 ऐसा लिख दिया था, ठीक है ना। यदि 2 प्लस प्लस किया आए हैं तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपका समांतर श्रेणी का योगफल के फॉर्मूले के आधार पर आपने सवाल लगाया। अभी हमने समांतर श्रेणी के बोले तो सरल सरल क्वेश्चन उठाए हैं। अब इसके बाद हमने आपको इसके पहले हमने ए एन बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसकी बेस पर हमने कम 2-3 बार सवाल लगवा दिया है और आज हमने योगफल के आधार पर लगवाया है। अब इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ी हाई लेवल पर क्वेश्चन रहेगा, जो आपका हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन पर आपका आने की संभावना रहेगी। तो सरल सरल लेवल के क्वेश्चन आप लोगों ने सारे लगा लिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आपके पेपर बिल्कुल ही बाहर ना जाए। देखेंगे यार ये और देखो 11 हो गया था, अब ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। अब ये आपको थोड़ा ध्यान से ऐसा करेंगे, जी वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर करके आएंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले तो आपको 7 से विभाज्य होने वाली संख्या निकालेंगे, तो यानी कि बोले तो 100 और कौन सी 999 बीच में जितनी संख्या आएंगी तो कैसे पहले तो श्रेणी बना लिया करो, 1 2 3 पद इधर निकाल लिया करो और 999 के पहले जो भी पद होगा जो 7 से कटेगा, यानी कटने का मतलब विभाज्य मतलब कटना, ये भाग चला जाए तो बस श्रेणी बना करके n का मान निकाले। वो कैसे निकालेंगे अपन en वाले फॉर्मूला से, पहले n वाला लगाएंगे फिर और आपको संख्या तो बताना है बस, तो en वाला फॉर्मूला लगाना है।
तो इस तरीके से आप होमवर्क में क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के साथ।